हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 5000 प्लस जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज लेके आया हूँ। और जो आज की वीडियो है ये आज इसका जो पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में हम जो 40 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, पहले जो 40 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद से मैं डेली ऐसे ही 40 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, साइंस और भी जो जीएस के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। ये सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, सीडीएस, एनडीए, एचएसएससी, डीएसएसबी, ऑल स्टेट पीएससीज और सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा केराटिन इज प्रेजेंट इन विच थिंग। पूछा गया जो अल्फ़ा केराटिन नाम का प्रोटीन होता है वो कौन सी चीज़ में पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, इसका आंसर होगा वूल। जो अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन है वो वूल के अलावा हेयर्स में, हॉर्न्स में और टेल्स में पाया जाता है। और ये एक फाइब्रन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, जिसका मतलब होता है ये एमिनो एसिड्स का बना होता है जो कि एक रिपीटिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। जो सीए है, हमारी संविधान सभा है, उसका पहला सेशन कहाँ पे हुआ था। तो याद रखेंगे, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। जो पहली मीटिंग हुई थी सीए की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके पहले प्रेसिडेंट जो बनाए गए प्रेसिडेंट थे जो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट। विच इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। पूछा गया है जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है हमारा, उसमें मॉडरेटर की तरह कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। जो मॉडरेटर होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारे फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को कम करता है। और बेसिक जो एग्जांपल्स हैं मॉडरेटर के, वो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो लाइट वाटर होता है, जो 75% न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है इंडिया में। और जो सॉलिड ग्रेफाइट होता है वो 20% यूज है इसका, और हैवी वाटर है वो 5% यूज है इसका। नेक्स्ट। विच प्लेनेट लुक्स रेडिश इन नाइट स्काई। कौन सा प्लेनेट है, कौन सा उपग्रह है, ग्रह है जो रात में रेडिश कलर का दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा मार्स प्लेनेट। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसकी सतह पे, उसके कारण इसका रंग रेडिश होता है। मार्स जो है वो सन की तरफ से, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य की तरफ से चौथा प्लेनेट होता है और ये सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आफ्टर मरकरी। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है वो मार्स होता है। नेक्स्ट। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ब्लू जेमस्टोन लैपिस लाजुली फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उनके लिए जो एक जेमस्टोन था, एक कीमती पत्थर होता था जिसका नाम लैपिस लाजुली था, उसका सोर्स क्या था, वहाँ वो कहाँ से ओरिजिन उसका कौन सा सोर्स था। तो इसका आंसर होगा अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान के एरिया में पाया गया जहाँ पे जो बडकाशन का एरिया है वहाँ की जो माइंस थी उनमें ये पाया जाता था। और ये एक डीप ब्लू मेटामॉर्फिक रॉक्स का टाइप था। नेक्स्ट। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th जो 100वीं सेंचुरी बनाई सचिन तेंदुलकर ने, इंटरनेशनल सेंचुरी, वो कौन से कंट्री के अगेंस्ट बनाई। तो आंसर होगा बांग्लादेश के। ये उन्होंने 2012 में बनाई, ढाका में ये मैच हुआ था और ये एशिया कप का मैच था। सचिन तेंदुलकर ने जो अपना टेस्ट कैरियर जो शुरू किया वो 16 साल की एज में शुरू किया, 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट। इन बेसबॉल, जो बेसबॉल का स्पोर्ट्स होता है उसमें 2 अपोजिंग टीम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लेयर्स। पूछा गया जो अपोजिट टीम्स होती हैं उनमें कितने प्लेयर्स होते हैं। तो आंसर होगा 9 प्लेयर्स ईच। हर एक टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं बेसबॉल में। और ये एक बैट और बॉल का गेम है और वेनेजुएला कंट्री है उसका जो नेशनल गेम है ये। नेक्स्ट। द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच रिजल्ट्स इन कंडीशन माइक्सिडेमा इन ह्यूमन बींग्स। पूछा गया किस चीज़ की इम्प्रॉपर फंक्शन से जो माइक्सिडेमा नाम की डिजीज है जो ह्यूमन बींग्स में होती है, ये किस की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से होती है। तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी इम्प्रॉपर फंक्शन से। और जो माइक्सिडेमा होता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोला जाता है।
और थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक के राइट पार्ट में, जो फ्रंट पार्ट होता है नेक का, उसके राइट साइड में होती है। और ये ग्लैंड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट करते हैं और काफ़ी फंक्शंस को भी ये रेगुलेट करते हैं। इन 1610 जो 1610 में गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लेनेट। गैलीलियो गैलीली ने 4 मून्स होते हैं, इनको हम सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। कौन से प्लेनेट के 4 सैटेलाइट उन्होंने डिस्कवर किए? तो इसका आंसर होगा जुपिटर प्लेनेट। जो जुपिटर है वो सन की तरफ से 5वां प्लेनेट है और ये लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर पे जो मेन गैसेज प्रेजेंट होती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, जो कि सन पे भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, इन वैदिक सोसाइटी में विच वाज द टर्म यूज टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज। जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज को जो इकट्ठा बोलते हैं वो कौन सी टर्म यूज होती थी? तो वैदिक सोसाइटी में होती थी ग्रामा, याद रखेंगे ग्रामा टर्म। जो वैदिक पीरियड है वो 1500 से 600 BC के बीच का पीरियड है। और जो हाउस होल्ड होते थे अलग अलग, उनको गृह बोलते थे। और जो फैमिली है वो सोसाइटी की मेन यूनिट होती थी। वैदिक सोसाइटी में वर्ण सिस्टम फॉलो किया जाता था जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पूछा गया जो CA की हमारी संविधान सभा थी उसकी एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसका चेयरमैन कौन था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और जो CA बनाई गई थी वो नवंबर 1946 में बनाई गई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। जो टोटल स्ट्रेंथ थी, इसके टोटल मेंबर्स थे वो 389 थे। और जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वो इसकी काफ़ी कमेटियाँ थी, उनमें से एक कमेटी थी ये। नेक्स्ट, विच एलिमेंट डज नॉट अकर इन नेचर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। पूछा गया ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचर में नहीं होता पर उसको आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा प्लूटोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 94। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं वो होता है प्लूटोनियम 239 इसका एटॉमिक मास है। नेक्स्ट, व्हेन हैड इंडिया ए प्लान हॉलीडे। प्लान यहाँ पे जो है वो है 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। पूछा गया है जो हमारा इंडिया में प्लान हॉलीडे मनाया गया वो कौन सा पीरियड था? तो ये मनाया गया आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966। जो 1966 के बाद हमारे इंडिया में अकाल पड़ा था उसके बाद ये प्लानिंग हॉलीडे मनाया गया। और ये पीरियड था 1966 से 69 के बीच का। जो पहला 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 56 के बीच, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच। जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन वो PM होते हैं और अभी करंट में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, हाउ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रिलेटेड। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं हमारे अर्थ पे या फिर ग्लोब पे या फिर मैप्स पे होती हैं ये लाइंस, तो वो कैसे रिलेटेड होती हैं? तो ये होती हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे होती हैं। जो लॉन्गिट्यूड होती है उनको हिंदी में देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये शो करती हैं किसी पॉइंट को ईस्ट टू वेस्ट, जो किसी मैप पे जैसे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे पॉइंट को शो करती हैं। ग्लोब पे ऐसी लाइनें भी होती हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 0 डिग्री, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये नेगेटिव में जाती हैं और -180 डिग्री सेल्सियस तक होती है, सॉरी सेल्सियस नहीं 180 डिग्री तक। और ईस्ट में जाते हैं तो ये +180 डिग्री तक होती हैं। जो लैटिट्यूड होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं हिंदी में, और ये नॉर्थ साउथ ऐसे नॉर्थ से साउथ की पोजीशन को दिखाती हैं। और इनकी रेंज होती है वो 0 डिग्री जो पोल्स पे होती है से लेके 90 डिग्री जो इक्वेटर पे होती है। नेक्स्ट, विच फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। पूछा गया ऐसी कौन सी फिलोसफी है जो बताती है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक यूनिवर्सल लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया और उसको ये मेंटेन भी करता है। तो ये फिलोसफी थी जैन फिलोसफी। और जो जैनिज्म के फाउंडर हैं वो माने जाते हैं महावीर स्वामी जी।
लैंग्वेज है जो इनकी वो प्राकृत और अर्धमगधी है। और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स दी, इनकी शिक्षाएं हैं, वो है ट्रूथ जो कि सत्य है, अहिंसा नॉन वायलेंस, एस्तेया नॉन स्टीलिंग, एपरिग्रह जो कि नॉन पोजेशन बोलते हैं जिसको, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य, ये इनकी मेन शिक्षाएं थी। नेक्स्ट, विच फेमस बुक इज ऑथर्ड बाय वी.एस. नैयपुल। पूछा गया जो वी.एस. नैयपुल है उनके द्वारा कौन सी फेमस बुक लिखी गई है। तो नाम याद रखेंगे, आंसर होगा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो कि 1961 की एक नॉवल है, इंग्लिश लैंग्वेज है। जो नैयपुल्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क है और ये एक यूके बेस्ड ऑथर है। और जो इस बुक में लिखी गई है वो एक स्टोरी है मोहन विश्वास की, जो एक इंडो त्रिनादियन हिंदू थे। नेक्स्ट, विच कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। कौन सा इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो जो मॉस्किटोज के कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। तो ये गैम्बूसिया, आंसर होगा गैम्बूसिया। ये एक फिश है, ये क्या करती है, ये जो मॉस्किटो का लार्वा होता है उसको खा जाती है। नेक्स्ट, विच प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स। पूछा गया है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो कौन सी प्रोक्लेमेशन या कौन सा राइट है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा राइट टू फ्रीडम। और इसके अंडर में जो 6 राइट्स आते हैं फ्रीडम के, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, इन सभी राइट्स को। और ये आर्टिकल 19 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और नेशनल इमरजेंसी है जो वो आर्टिकल 352 के अंडर आती है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 21 जिसके अंडर में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज है, ये जो है नेशनल इमरजेंसी में भी कभी भी सस्पेंड नहीं होते, दोनों राइट्स याद रखेंगे। द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज सेम एट विच प्लेस। पूछा गया जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश रेखाएं हैं किसी प्लेस की, वो किस स्थान पे जो है सेम रहती हैं। तो ये रहती हैं सेलेस्टियल पोल पर। जो सेलेस्टियल पोल होते हैं ये 2 इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जिनको नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल बोलते हैं। और इनके जो है ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे एक्सटेंड करता है सेलेस्टियल स्फीयर के साथ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट तमिल इंस्क्रिप्शन। पूछा गया जो पुराने टाइम में, जो एंशिएंट टाइम में तमिल की जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए, अभिलेख लिखे गए, उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। तो याद रखेंगे आंसर होगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट यूज करते थे तमिल्स। नेक्स्ट, इन विच टेक्नोलॉजी डू क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशन। पूछा गया जो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं वो कहाँ पे उनकी एप्लीकेशन होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी में। तो इसका आंसर होगा रॉकेट टेक्नोलॉजी। ओके, जो यूज किया जाते हैं इसमें रॉकेट प्रोपेलेंट्स की तरह, वो काफ़ी कम टेम्परेचर पर यूज किए जाते हैं। क्रायोजेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जो कि किसी भी चीज़ के साथ डील करती है काफ़ी कम टेम्परेचर पर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, और जो मोस्ट वाइडली यूज जो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं उनमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर। नेक्स्ट, सोवना नारायण जो एक पर्सनैलिटी है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये है क्लासिकल डांस से रिलेटेड। ये एक कथक डांसर हैं जिनका जन्म 1950 में वेस्ट बंगाल में हुआ और वो एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी एक ऑफिसर भी हैं। इनको 1992 में पद्मश्री अवार्ड मिला। 1999 से 2000 के बीच इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और उनके गुरु का नाम है वो है बिरजू महाराज जी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइसेस शो ए डिक्लाइन। पूछा गया कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर में जो प्राइसेस है, कीमतें हैं जो काफ़ी कम हो गई थी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 के बीच था। और जो ये प्लान था ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उस पर काफ़ी जो फोर्स दिया गया, उस पर काफ़ी जोर दिया गया। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग आउट वाइंड डायरेक्शन। पूछा गया ऐसा कौन सा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको वाइंड की डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा वाइंड वेन। बेसिकली क्या होता है इसमें, ये डिवाइस यूज होती है जो किसी भी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पे यूज होती है, वहाँ पे लगा देते हैं इसको, और जैसे ही हवा आती है, वाइंड आती है, तो ये डिवाइस स्पिन करती है और
ये उसी डायरेक्शन में पॉइंट हो जाती है जिस डायरेक्शन पे वाइंड आ रही होती है। इसका जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी की गई, वो एंसेंट टाइम में सेकंड सेंचुरी बीसी के दौरान चाइना और ग्रीस के लोगों ने की थी। नेक्स्ट, विच पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता समय था, गुप्ता काल के दौरान कौन सा पोर्ट मेनली जो नॉर्थ इंडिया का ट्रेड है जो उसको हैंडल करता था? तो इसका आंसर होगा ताम्रालिप्ति पोर्ट। जो ये पोर्ट है वो एंसेंट इंडिया का पोर्ट है नियर बे ऑफ बंगाल, और जो ट्रेड होता था इससे वो चाइना के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ, बाली, जावा, इन सभी देशों के साथ होता था। विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन। पूछा गया ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एक हार्मोन माना जाता है? तो आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी एक हार्मोन होता है जो कि किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये हमारे बॉडी की कैल्शियम कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है और इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। जो बॉडी बनाती है ये विटामिन, वो केमिकल रिएक्शन होती है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जैसे ही सनलाइट बॉडी को हीट करती है तो उससे ये रिएक्शन शुरू होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसके बेसिस पे हाउ मैनी टाइम्स हैज इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछा गया है इंडिया में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कितनी बार लागू की गई है अब तक, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लागू करते हैं? तो इसका आंसर होगा नॉट इवन वंस। अब तक एक भी बार ये लागू नहीं हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर आती है। इसमें क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटिस्फाई हो जाता है कि देश में ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है जिससे कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया है उसको खतरा है। ये किसी पार्ट में भी हो सकती है देश के, या फिर पूरे देश में भी। और एक अमेंडमेंट किया गया इससे रिलेटेड, 44th अमेंडमेंट 1978 में, जिसके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिव्यू कर सकती है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। पूछा गया जो मून है, हमारा चांद है, उसके जो सरफेस पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहाँ पे 60% पाया जाता है, सिलिकॉन 16 से 17% है, एल्यूमिनियम 4 से 6% है, कैल्शियम 3 से 6%, मैग्नीशियम 2% और टाइटेनियम 1 से 2% है। और एक जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल पाया जाता है मून पे वो है टाइटेनियम और। वाई इज ब्यूफोर्ड स्केल यूज। पूछा गया जो ब्यूफोर्ड नाम का स्केल है वो क्यों यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है टू मेजर वाइंड वेलोसिटी को नापने के लिए। ये स्केल जो है फ्रांसिस ब्यूफोर्ड के द्वारा 1805 में डिस्कवर किया गया, और ये है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड स्केल होता है, इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है। विच तोमर रूलर इज क्रेडिटेड टू हैव एस्टेब्लिश्ड दिल्ली। जो दिल्ली को एस्टेब्लिश किया गया वो कौन से रूलर थे, किन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, आंसर याद रखेंगे, अनंगपाल तोमर। इनका पीरियड था 1051 से 1081 के बीच। इन्होंने ये दिल्ली को अपने शासन, जो इनकी दिल्ली की राजगद्दी है उसको अपने इनके सन इन लॉ थे पृथ्वीराज चौहान, उनको सौंप दिया था। नेक्स्ट, माई म्यूजिक माई लाइफ इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। पूछा गया है जो माई म्यूजिक माई लाइफ है वो कौन से पर्सन की, कौन से व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर। ये इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। जो पंडित रविशंकर है उनका जन्म 1920 में हुआ और 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। ये सितार के एक काफ़ी फेमस उस्ताद थे, और ये क्या है, ही वाज ए बंगाली इंडियन म्यूजिशियन। वो बंगाली इंडियन म्यूजिशियन थे और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के एक कंपोजर थे। इनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड मिला, और ये 1986 से 92 के बीच एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, जो राज्यसभा से एक नॉमिनेटेड मेंबर थे। नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया। पूछा गया है जो इंडिया की सबसे पहली मूवी थी, टॉकी मूवी, जो बोलती थी, जिसमें आवाज़ का यूज किया गया था। तो इसका आंसर होगा, ये थी आलम आरा। ये 1931 की इंडियन फिल्म थी जिसके डायरेक्टर का नाम था अर्देशियार ईरानी जी। और जो सबसे पहली मूवी थी इंडिया सिनेमा की जिसमें आवाज़ नहीं थी, जो एक साइलेंट फिल्म थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र। वो 1913 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के जी। नेक्स्ट,
थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस। पूछा गया किस चीज़ या किस जो टिश्यू होता है एक तरह का, कौन से टिश्यू के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स होता है प्लांट्स में एक जैसे रूट से स्टेम्स में या फिर जो फूड जाता है वो किसके थ्रू जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोम होता है जिससे रूट से स्टेम्स या लीव्स पे भोजन जाता है, ये प्लांट्स में होता है। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, और फ्लोम और जाइलम को जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू बोला जाता है प्लांट्स के। नेक्स्ट, व्हेन डज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज। पूछा गया जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कब डिक्रीज होती है। इसका आंसर होगा विद इंक्रीज टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कोई यूनिट नहीं होती। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में वाटर वेपर की जो अमाउंट प्रेजेंट होती है किसके कंपैरिजन में वो होती है जो टोटल अमाउंट चाहिए, जितनी टोटल अमाउंट चाहिए वाटर वेपर की सैचुरेशन के लिए। ओके, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइड बाई कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इनटू 100। नेक्स्ट, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रिप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया। पूछा गया है ऐसे दिल्ली के कौन से सुल्तान थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कैनल्स हैं नहरों का निर्माण किया इंडिया में। तो आंसर याद रखेंगे वो थे फिरोज शाह तुगलक। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने वो सबसे पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने नहरों का निर्माण करना शुरू किया था, और सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। पूछा गया है इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम, किस टाइप का पार्टी सिस्टम है। तो ये है इंडिया में, आंसर याद रखेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में पार्टियाँ हैं। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का जो दर्जा प्राप्त होता है उसके लिए इनमें से 3 कंडीशन दी गई है। इनमें से कोई एक कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन है या तो उसमें 2% सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, 3 अलग अलग स्टेट से उसको 2% लोकसभा में सीट्स मिली हो, या फिर वो 4 स्टेट्स में जो एक स्टेट पार्टी का उसको स्टेटस मिला हो, या फिर 4 लोकसभा सीट्स मिली हो और 6% वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स, जो 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में उसको 6% से ज़्यादा वोट्स मिली हो। ए मैन विद ए डार्क स्किन, पूछा गया है एक आदमी जो जिसका डार्क स्किन होता है इन कंपैरिजन विद ए मैन विद ए वाइट स्किन, उसका जो एक वाइट स्किन का आदमी होता है उसके कंपैरिजन में वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका आंसर होगा लेस हीट एंड लेस कोल्ड। जो डार्क स्किन का मैन होगा वो कम हीट और कम कोल्ड को महसूस करेगा। जो डार्क स्किन होता है हमारा पर्सन्स का, वो होता है एक पिगमेंट के कारण जिसका नाम होता है मिलानिन, और ये हाई वैल्यू होती है मिलानिन की डार्क स्किन के पर्सन्स में। वो जो हीट आती है उसको डिस्पर्स कर देती है, फैला देती है पूरी बॉडी में, इससे कम हीट लगती है और कम ही कोल्ड लगती है आदमी को। विच बैंक इज़ द बैंकर ऑफ बैंक्स, पूछा गया इंडिया में जो सभी बैंकों का जो बैंकर होता है वो कौन सा बैंक है। तो ये है इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो 2 साल तक यानी 1937 तक कलकत्ता में रहा। उसके बाद 1937 के बाद ये मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, और तब से अब तक ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। RBI का नेशनलाइजेशन किया गया वो 1949 में किया गया। वेयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड विद इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जो छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो उस रीजन का नाम है वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये FOUND फाउंड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये साउथ इंडिया में और वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, और पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनमें जो खास जो वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। कृष्ण देव राय रोट ए फेमस बुक, कृष्ण देव राय हुए हैं जो किंग हुए हैं फेमस, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था अमुक्ता माल्यादा। वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई। तो इसका आंसर होगा तेलुगु लैंग्वेज।
और ये बुक है जो वो एक वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट है। और ये जो कृष्णदेवराय हैं ये विजयनगर किंगडम के फेमस रूलर थे। ओके, तो यहाँ पे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के बेस से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।